हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ाऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 7 अप्रैल को 12th फिजिक्स का पेपर देना है तो बस आज रात इन 5 लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लो, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है उसका पूर्णांक 70 का होता है, यानी कि 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होता है और 70 नंबर में से 38 नंबर सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न के पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आधा से ज्यादा नंबर लघुत्तरीय प्रश्न के आएंगे और आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेना है। इस वीडियो में मैं आपको उन 5 लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जिनके सबसे ज्यादा चांसेस है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। तो इनमें से एक भी लघुत्तरीय प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर न्यूमेरिकल्स लेकर आइए, तो इस वीडियो में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा और 3 थ्योरी वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और आज रात इन लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा। मैं आपको आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो एक न्यूमेरिकल है 12th फिजिक्स का। ठीक है, सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल है। देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी कि आपको एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है? इसकी धारिता निकालनी है और आवेश निकालना है। ठीक है, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो 2 चीजें आपको दी गई हैं। एक दिया गया है विभव वी, विभव को हम 20 डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 1000 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें दी गई है त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 9 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पर 9/100 जब आप करेंगे तो ऊपर लाएंगे 100 को, तो आपका हो जाएगा 9 × 10⁻²मीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अब हम यहां से धारिता निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक गोलीय चालक है और विलगित गोलीय चालक की धारिता का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर हम धारिता इक्वल टू लिखेंगे, धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं C से। ठीक है, तो C इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता का 4πε0 × R। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम धारिता को आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमारा धारिता निकल जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू CV। ठीक है, Q इक्वल टू CV, तो यहां से हमारा आवेश भी आ जाएगा क्योंकि हमें विभवांतर दिया गया है। तो पहले हम धारिता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर C इक्वल टू अब 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻9। अब आप लोग कह रहे हो, सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, 1/9 × 10⁻9 क्यों लिखा? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 4πε0 को ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? ये भी नीचे चला जाएगा 9 × 10⁻9। तो जब हम लिखेंगे 4πε0 लिखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। या आप तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, इसका इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसको नीचे ले आएंगे आप, तो इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? देखिए, आर की वैल्यू दी गई है 9 × 10⁻2। 9 × 10⁻2 समझ में आ रहा है? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारा C आ जाएगा। C इक्वल टू, देखिए ऊपर है 10⁻2 इंटू नीचे है 10⁻+9, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻−9 हो जाएगा। आपको पता होगा कि नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये 9 और 2 जुड़ जाएंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 जुड़ जाएंगे तो 10⁻11 फैरड। ठीक है, जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो ये हमारा आ गया धारिता। तो धारिता तो हमने निकाल लिया। अब यहां से हम आवेश निकालते हैं। ठीक है, तो आवेश इक्वल टू हम जानते हैं, आवेश Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। अब यहां से हम Q भी निकाल लेंगे। Q इक्वल टू C की वैल्यू है 10⁻11। V हमें कितना दिया गया है? ऊपर देखिए 1000 वोल्ट दिया गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1000 वोल्ट।
ठीक है। अब आप सभी को पता है कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -11 गुणे 10 के पावर 3। ठीक है। अब यहां से हमारा आवेश निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। Q इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो सिंपल है, हमारा आ जाएगा 10 के पावर, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 11 में से 8 जाएगा तो -8, 11 में से 3 जाएगा तो -8 बचेगा, और कूलाम आपका इतना आवेश आ जाएगा। तो यहां पर हमने दोनों को निकाल लिया। आप फॉर्मूला याद रखिए, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपसे ना लगेगा, ऐसा कोई नहीं है न्यूमेरिकल, सब लग जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया था, हमने धारिता निकाला, धारिता है 10 की पावर -11 फैरेड, फिर हमने आवेश निकाल लिया 10 की पावर -8 कूलाम। समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी एक न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल होगा, बाकी आपके थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। यानी कि आपको वैद्युत चालकता की परिभाषा पहले बताना है। ठीक है। तो वैद्युत चालकता को ही हम विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। आप वैद्युत चालकता कहिए चाहे विशिष्ट चालकता कहिए, एक ही है। ठीक है। तो देखिए वैद्युत चालकता का एक डेफिनेशन होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैंने क्यों कहा, सॉरी वैद्युत प्रतिरोधकता लिख दीजिए, यहां पर मैंने वैद्युत प्रतिरोध लिख दिया। तो यहां पर आप लोग क्या कीजिए, वैद्युत प्रतिरोधकता लिख दीजिए। ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको कट करके, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है। तो ये आपको कर देना है, मैंने गलती से प्रतिरोध लिख दिया था। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोधकता का एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। आप विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या वैद्युत प्रतिरोधकता कहिए, दोनों सेम नाम है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है। वैद्युत प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं और वैद्युत चालकता को हम विशिष्ट चालकता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहां पर हम इसको डिनोट किसे करते हैं, तो वैद्युत चालकता को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो लिखिए इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये सिग्मा है। ठीक है। तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अब यहां पर रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, या आप वैद्युत प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, दोनों नाम है। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका मात्रक होगा मोहो मीटर इनवर्स, तो मैं मात्रक भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका मात्रक क्या होगा, मोहो मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया, सिंपल है। अब चलिए हम न्यूमेरिकल लगाते हैं जो दिया गया है। देखिए आगे दिया गया है, एक चालक पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले दी गई है लंबाई। ठीक है। लंबाई दिया गया है हमें एल इक्वल टू हमें दिया गया है 3 मीटर, तो हम ऐसे रहने देंगे। उसके बाद में हमें दिया गया है क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया है, वो दिया गया है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.02। जब आप इसको मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नीचे क्या करना होगा, 1000 गुणे 1000 करना होगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.02 गुणे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है। देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, अगर आपको 0.02 क्या था, सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर था। ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर था। इसको अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिए, 0.02 अपान 1000 गुणे 1000, 2 बार आपको 1000 से गुणा करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.02 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6। अब इसी को हम लिख सकते हैं 0.02 गुणे 10 के पावर 6 है, प्लस में ऊपर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो वही मैंने यहां पर लिखा है 0.02 गुणे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको समझना है। ठीक है। पहले हम मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए हमें एक चीज और यहां पर दी गई है, देखिए प्रतिरोध जो है 2 ओम है, तो हमें आर भी यहां पर दिया गया है, वो दिया गया है 2 ओम। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकालेंगे, किसको निकालना है, हमें वैद्युत चालकता निकालनी है। तो वैद्युत चालकता निकालने के लिए हमें रो पता होना चाहिए, यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता पता होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, हम लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता इक्वल टू वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो वैद्युत प्रतिरोधकता रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का, या आप इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब इसी पर हम रख देंगे, रो निकाल लेंगे, और जो हमारा रो निकल आएगा तो हम सिग्मा को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रो इक्वल टू आर हमें दिया गया है 2, यल हमें कितना दिया गया है 3, और ये स्मॉल सॉरी ये हमें दिया गया है ए, कितना दिया गया है, ए की वैल्यू लिखते हैं आर ए है। ठीक है, ए हमें दिया गया है 0.02 गुणे 10 के पावर -6, ये हमें दिया गया है एल की वैल्यू। ठीक है, अपान नीचे क्या है, स्मॉल एल है, एल हमें दिया गया है 3। ध्यान दीजिएगा, आर की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 0.02 गुणे 10 के पावर -6 है, और ये एल की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ये हमारा हो जाएगा रो इक्वल टू, देखिए सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इसका गुणा कर देंगे, ये कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0.02 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे 10 के पावर ये -6 है, 10 के पावर -6 है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा और करेंगे। अब देखिए यहां पर हम एक काम करेंगे, ठीक है, अपान ये 3 ऐसे ही रहेगा, 3 को हम ऐसे रहने देंगे। अब देखिए अगर आपको 0.04 को 4 लिखना है, यानी कि इस दशमलव को यहां पर लाना है 4 के बाद, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर -6 है, इस तो हमें क्या करना होगा, गुणे 10 के पावर -2 करना होगा, क्योंकि 2 अंक हम इधर आए हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 के पावर -6 के स्थान पर 10 के पावर -8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे हमने इस दशमलव को हम इधर ला रहे हैं 4 के बाद, तो 2 अंक हम इधर आए, तो क्या होगा, 10 के पावर -2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो -6 और -2 मिलकर -8 बना लेंगे, अपान ये 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इतना आपको समझना है, सिंपल है। ठीक है, यानी कि इतने का आपको कैलकुलेशन तो कम से कम आना चाहिए, इतना। ठीक है, अब देखिए यहां से हम रो इक्वल टू लिख सकते हैं, रो इक्वल टू 4/3 इंटू 10 के पावर -8। ठीक है, ये हमारा रो आ गया, रो आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा, हम अब वैद्युत चालकता को यहां पर निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। तो वैद्युत चालकता इक्वल टू मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, वैद्युत चालकता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। देखिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से समझना है। तो ये सिग्मा इक्वल टू 1/रो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सिग्मा इक्वल टू, देखिए रो की वैल्यू हमारी आई है 4, 1 लिखेंगे। ठीक है, रो की वैल्यू है 4/3 इंटू 10 के पावर -8। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सिग्मा इक्वल टू, ये आपका जो 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4। देखिए ये 3 का 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4। ठीक है, इंटू 10 के पावर -8 है, नीचे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +8 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू, जब आप 3 को 4 से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.075। ठीक है, इतना आ गया, इंटू 10 के पावर 8 है। अब आप चाहे तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम। सिग्मा इक्वल टू, ये इस दशमलव को क्या करेंगे, हम इधर लाएंगे 2 अंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 अंक हम लाएंगे, सिर्फ 1 अंक। इसको हम 7 और 5 के बीच में लाना चाहते हैं, तो 7.5 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 8 है, इसमें से 1 घट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 10 के पावर -1 से गुणा होगा, तो 8 में से 1 जाएगा, तो 10 के पावर 7 बचेगा। ठीक है,
10 की पावर 7 बचेगा। ओम इनवर्स, ये आपका ओम इनवर्स है, मीटर इनवर्स, ये आपका वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। तो ये हमारा सिग्मा निकला है, सिग्मा इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। फिर हमने वैद्युत प्रतिरोधकता निकाला, रो इक्वल टू RA/L। तो हमारा रो की वैल्यू कितनी आई, 4/3 इंटू 10 की पावर -8। फिर हमने इस पर फॉर्मूले पर रख दिया सिग्मा इक्वल टू 1/रो, रो के स्थान पर हमने ये वैल्यू रख दी, हमारा ये इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए, बहुत ही सिंपल थे। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये हमारे सेकंड फिजिक्स यानी कि 9th चैप्टर से है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका नियम आपको लिखना है। तो सिंपल है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैं सब कुछ चित्र के साथ आपको समझाने वाला हूं, पहले ध्यान दीजिए। देखिए जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जब ये प्रकाश, ये देखिए आपतित किरण है, ये प्रकाश जब एक माध्यम से, देखिए विरल माध्यम है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग भी बदल जाता है और इसकी दिशा देखिए ये इस तरह तिरछी आ रही थी, थोड़ा सा यहां पर इस तरह हो गया। ठीक है, तो इसकी दिशा भी बदल जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए यहां पर एक आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण ये आपका है, तो आपतित किरण का मतलब ये किरण आ रही है, ठीक है, और ये आपका परावर्तित किरण है। इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। जो ये आई यहां पर बना है ये आपतन कोण होगा और जो ये आर आपका है ये परावर्तन कोण होगा। ठीक है, ये माध्यम विरल है, ये सघन है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, ये आपका अभिलंब है, यानी कि ये जो आपका इस तरह आया इस पर हमने सीधी रेखा खींच दी, आपका अभिलंब है। ये पृथककारी तल है जो कि विरल माध्यम और सघन माध्यम को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। अब यहां पर अपवर्तन के नियम क्या हैं उसको समझिए। तो सिंपल है, सब कुछ चित्र में दिख रहा है आपको। देखिए क्या है अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहां पर आपतित किरण जो आई, जो आपकी अपवर्तित किरण हुई और जो अभिलंब है, ये तीनों इसी तल पर हैं, एक ही तल पर होते हैं। इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। जैसे देखिए यहां पर वो क्या है, मान लीजिए यदि आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण क्या है आई तथा वह अपवर्तन कोण आर हो, वह अपवर्तन कोण आर है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ठीक है, तो यहां पर आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई अपान अपवर्तन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या साइन आर, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है, वो एक नियतांक होता है। और यही है आपके अपवर्तन का दूसरा नियम। तो दोनों नियम आपको समझ में आया, यानी कि जो अपवर्तन कोण की ज्या आई है, सॉरी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। दोनों नियम समझ में आ गए, सिंपल सा है, ठीक है। अब इस नियम को, ये जो आपका दूसरा नियम है, इस नियम को एक और नाम से जानते हैं, क्या बताइए, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि इसी नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों आपको समझ में आ गए नियम। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर से है, 10th चैप्टर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, जो मैं बता रहा हूं वही आपको लिखना है सेम। देखिए व्यतिकरण इधर है, विवर्तन इधर है। तो देखिए व्यतिकरण जो है, यह घटना दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यानी कि जो व्यतिकरण होता है ये दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण के परिणाम से बनता है, व्यतिकरण की क्रिया होती है। विवर्तन क्या है? यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। तो ये दोनों के बीच अंतर है। दूसरा देखिए, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, जबकि विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के साथ घटते क्रम में होती हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है? व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, जबकि विवर्तन में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। और नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है? व्यतिकरण में निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतः अंधकारमय होते हैं, जबकि विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो ये चार मोस्ट डिफरेंस है, चार सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अंतर हैं, जो कि मैंने आपको बताया। आप यही जाकर लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपना पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति से, जो हमारा 11 नंबर चैप्टर है। देखिए क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, या इसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। दोनों सेम चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन, ठीक है, लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कौन कौन से नियम हैं, ध्यान दीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम उन्होंने दिया। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, सिंपली आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या नियम दिया कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई धातु की सतह है, ठीक है, ये कोई धातु की सतह है, कोई प्रकाश यहां से आई, जब ये प्रकाश इस धातु की सतह से टकराई तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम दिया गया। देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों, इसको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जब ये प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरा तो इसकी तीव्रता कितनी थी? वो तीव्रता तो जो है वो इस धातु से निकलने वाले, इस धातु से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जितनी ज्यादा तीव्रता प्रकाश की होगी उतने ज्यादा धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने की दर कि कितने मात्रा में निकल रहे हैं, वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा देखिए, दूसरा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जब ये प्रकाश गिरा, ठीक है, इस सतह पर, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो इस प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, उस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है? तीसरा हमारा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकले, इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो जो प्रकाश आया था इस धातु की सतह पर, इसकी आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। अगर इस प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, अब चौथा देखते हैं क्या है। चौथा है हमारा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, यानी कि जो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, जो ये प्रकाश आया है, इसकी आवृत्ति अगर न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अगर इस प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम हो तो इस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और यह न्यूनतम आवृत्ति जो है वो देहली आवृत्ति कहलाती है। और यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो ये आवृत्ति होती है प्रकाश की वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक है,
तो अगर जितना आवृत्त इस प्रकाश का होना चाहिए अगर उतना आवृत्त नहीं है, उस न्यूनतम मान से कम है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे धातु की सतह से। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका डिफरेंस पांचवा है। ये क्या है कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी कि जब ये प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। देखिए धातु है, ठीक है, एक धातु का जो है सतह है, तो प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो प्रकाश है इसकी धातु की सतह पर गिरते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो प्रकाश के सतह पर गिरने, यानी कि जब प्रकाश गिरा इस सतह पर, तो इस सतह पर प्रकाश के गिरने और इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। यानी कि जैसे ही प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इसकी तीव्रता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो, तुरंत ही वो जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे, 5 नियम मैंने आपको बताया जो कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये नियम समझ में आ चुके होंगे और जो 5 लघुत्तरीय प्रश्न मैंने बताए वो भी आपको समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।